Class 9th, Chapter 2, Constitutional Design. In the previous chapter, we noted that rulers are not free to do whatever they like. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. All such rules together are called constitution, and constitutional, they are the supreme law of the country. It determines the rights of citizens, the power of government and how the government should function. चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं होते, उन्हें कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं। ना सिर्फ डेमोक्रेसी में रूलर्स को बेसिक रूल्स फॉलो करने होते हैं, बल्कि सिटीजन्स को भी उन बेसिक रूल्स को फॉलो करना होता है। और ये सारे जो बेसिक रूल्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट और सिटीजन सभी फॉलो करते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसे हम लोग कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि उस कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, गवर्नमेंट के पावर्स क्या होंगे और गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करेगी, गवर्नमेंट काम किस तरह से करेगी। इस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंट्री का, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है। Why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए कैसे जाते हैं, इन्हें बनाता कौन है और इन्हें किस तरह से बनाया जाता है। वो कौन से वैल्यूज हैं जो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को शेप प्रोवाइड करते हैं। और क्या अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो क्या हम बाद में बदलते हुए समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस ला सकते हैं या नहीं। एक रीसेंट एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री द्वारा, और ये एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका का। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका एंड हाउ the South Africans went about this task of designing their constitution. साउथ अफ्रीका में क्या हुआ और किस तरह से साउथ अफ्रीकन्स ने अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज क्या हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। आई हैव fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, and if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. ये नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनके स्पीच का एक पार्ट है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मैंने वाइट डोमिनेशन जो है उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है। मैंने जो वाइट माइनॉरिटी रूल था साउथ अफ्रीका में, उन्होंने जिस तरह से जो नेटिव अफ्रीकन्स थे साउथ अफ्रीका के, उनको डोमिनेट करने की कोशिश की, उन पे अत्याचार किया, उसके अगेंस्ट मैंने लड़ाई लड़ी है। मैंने ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ा है। जब ब्लैक कम्युनिटी ने सोसाइटी को डोमिनेट करने की कोशिश की, उसको भी मैंने अपोज किया। मैंने हमेशा जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं उनको अप्रिशिएट किया है, उनको लव किया है, उनको फेवर किया है। तो हमेशा मैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक फ्री सोसाइटी चाहता हूँ
जिसमें सब लोग इक्वालिटी के बेसिस पे एक दूसरे के साथ रहें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों। तो ऐसी सोसाइटी मैं चाहता हूँ। ये वो आदर्श हैं जिनके लिए मैं जीना चाहूँगा, जिनको मैं अचीव करना चाहूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इन्हीं आइडियल के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। नेल्सन मंडेला, he was being tried for treason by the white South African government. नेल्सन मंडेला पर ट्रीजन का चार्ज लगा। ट्रीजन, an act to overthrow one's own country. In हिंदी we call it देशद्रोह। तो नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का आरोप लगा। किसने लगाया? जो साउथ अफ्रीका की वाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट थी। और नेल्सन मंडेला और जो 7 दूसरे लीडर्स थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, आजीवन कारावास की सजा दी गई 1964 में, क्योंकि इन्होंने अपार्थाइड गवर्नमेंट जो है उसको अपोज किया था। और इसके बाद साउथ अफ्रीका में ही नेल्सन मंडेला ने अगले 28 ईयर्स साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेलों में से एक रॉबिन आइलैंड में बिताए। Struggle against apartheid. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. ये जो apartheid है ये उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के सिस्टम का नाम है जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता था। यहाँ पे जो व्हाइट यूरोपियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इस सिस्टम को साउथ अफ्रीका पर इम्पोज किया था। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज साउथ अफ्रीका आई और उन्होंने हथियारों की मदद से, ताकत की मदद से साउथ अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। ठीक वैसे ही कब्जा किया जिस तरह से ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा किया था। लेकिन इंडिया में 15 अगस्त 1947 के बाद जब ब्रिटिश रूल ओवर हुआ तो जो ब्रिटिश लोग थे वो ब्रिटेन वापस चले गए। लेकिन साउथ अफ्रीका में जब ये कॉलोनियल पावर वहां पे खत्म हुआ तो बहुत सारे जो व्हाइट रेस के लोग थे वो साउथ अफ्रीका में ही बस गए और वो वहां के लोकल रूलर बन गए। और जो सिस्टम उन्होंने शुरू किया साउथ अफ्रीका में, कौन सा सिस्टम शुरू किया? apartheid system. This system divided the people and labeled them on the basis of their skin color. apartheid system जो है ये लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पे डिवाइड करता है और लोगों को लेबल किया जाता है, लोगों को जाना जाता है उनके स्किन कलर के बेसिस पे। साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग जो कि जिनके स्किन का कलर ब्लैक होता है उन्हें ब्लैक्स कहा जाता है। और ये जो नेटिव साउथ अफ्रीकन्स हैं पॉपुलेशन में इनका जो शेयर है 75% है, 3/4 है। एंड दीज नेटिव पीपल दे आर कॉल्ड द ब्लैक्स। तो साउथ अफ्रीका में व्हाइट पीपल्स आर देयर। तो व्हाइट पीपल कौन है? जो कि यूरोपियंस हु सेटल डाउन इन साउथ अफ्रीका एंड हु बिकेम द लोकल रूलर्स। इसके बाद जो नेटिव पीपल साउथ अफ्रीका के हैं दे आर कॉल्ड द ब्लैक्स। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। तो इन दोनों ब्लैक और व्हाइट के अलावा साउथ अफ्रीका में मिक्स्ड रेसेस के लोग भी थे जिन्हें कलर्ड कहा जाता था। और ये वो लोग थे जो कि दूसरी जगह से नॉर्मली एशियन कंट्री जैसे इंडिया वगैरह से माइग्रेट करके साउथ अफ्रीका गए थे। तो जो व्हाइट रूलर्स थे साउथ अफ्रीका के ये सारे नॉन व्हाइट्स को इंफीरियर ट्रीट करते थे, अपने से निचला मानते थे। और साउथ अफ्रीका में जो नॉन व्हाइट्स थे उन्हें कोई वोटिंग राइट भी नहीं दिया गया था। apartheid system it was particularly oppressive for the blacks। ये जो सिस्टम था ये बहुत ही ऑप्रेसिव था, बहुत ही कह सकते हैं कि इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट
टुवर्ड्स द ब्लैक रेस पीपल। जो ब्लैक रेस के लोग थे ये वाइट एरियाज में नहीं रह सकते थे, ये सिर्फ वाइट एरियाज में काम करने के लिए जा सकते थे, लेकिन तभी जा सकते थे जबकि इनके पास परमिट होता था। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pool, public toilets were all separate for the whites and blacks. तो जो सभी चीजें थी पब्लिक यूज की, जैसे हम लोगों ने देखा कि स्कूल, कॉलेज, बीच, होटल्स, चर्च, हर चीज ब्लैक और वाइट रेस के लोगों के लिए अलग अलग थी। तो ये जो सिस्टम है डिफरेंट ग्रुप्स को सेपरेट करने का, इस सिस्टम को सेग्रीगेशन बोला जाता है। जो ब्लैक रेस के लोग थे वो उन चर्च में भी नहीं जा सकते थे जहां पर वाइट रेस के लोग जाते थे। जो ब्लैक रेस के लोग जो थे ये एसोसिएशन भी फॉर्म नहीं कर सकते थे, अपना खुद का पॉलिटिकल ग्रुप या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना सकते थे, और ये इस अपार्टाइड सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन 1950s के बाद जो ब्लैक रेस के लोग थे, जो मिक्स रेस कलर्ड पीपल थे, और वहां पर जो इंडियंस थे, उन्होंने इस अपार्टाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च और स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ये वो मेन ऑर्गेनाइजेशन था जिसके लीडरशिप में इस सेग्रीगेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट स्ट्रगल किया गया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में कई सारे जो वर्कर्स यूनियन थे ये भी बाद में शामिल हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो भी इस अपार्टाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था उसका पार्ट बन गई। कई सारे सेंसिटिव वाइट रेस के वो लोग जिन्हें ये सिस्टम गलत लगता था, उन्होंने भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया इस सिस्टम को अपोज करने के लिए, और उन्होंने इस स्ट्रगल में एक लीडिंग रोल प्ले किया। कई सारी कंट्रीज ने भी अपार्टाइड को पब्लिकली जो है उसको अपार्टाइड सिस्टम को जो गलत डिक्लेयर कर दिया, अनजस्ट डिक्लेयर किया, रेसिस्ट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जो साउथ अफ्रीका की वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी उसने रूल करना कंटिन्यू रखा। कैसे? बाय डिटेनिंग जो लोग इस सिस्टम को अपोज करते थे, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को अपोज करते थे, दे वर पुट इन जेल, दे वर टॉर्चर्ड, दे वर किल्ड। So in this movement, the movement which was launched to end apartheid system, in that movement thousands of black and colored people were killed. Towards a new constitution, जैसे जैसे अपार्टाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट था, जो स्ट्रगल था, वो बढ़ता गया, गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि वो ज्यादा लंबे समय तक जो ब्लैक रेस के लोग हैं उन पर रूल नहीं कर सकती रिप्रेशन के थ्रू, अत्याचार के द्वारा, और इसीलिए जो वाइट गवर्नमेंट थी उसे अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ा। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे, जो भेदभाव करने वाले कानून थे, वो हटा दिए गए। पॉलिटिकल पार्टी से बैन, पॉलिटिकल पार्टीज पर जो रोक था उसको भी हटा लिया गया। मीडिया पर जो रिस्ट्रिक्शन, मीडिया पर भी जो पाबंदियां लगाई गई थी उसको भी हटा दिया गया। और इस तरह से 28 इयर्स के बाद, 28 इयर्स की सजा काटने के बाद नेल्सन मंडेला एक फ्री मैन के रूप में जेल से बाहर आए। फाइनली 26 अप्रैल 1994 आधी रात के समय नेशनल फ्लैग जो था उसको अनफर्ल करके नेशनल फ्लैग
झंडे को लहरा करके ये डिक्लेयर किया गया कि अब साउथ अफ्रीका जो है अब ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और दुनिया में इस तरह से एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ है जो कि रिपब्लिकन ऑफ साउथ अफ्रीका है। और इस तरह से एपार्टाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड। जो डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट थी, जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वाइट रेस के लोगों की साउथ अफ्रीका में, वो गवर्नमेंट अब हट गई और इस तरह से साउथ अफ्रीका में मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनी। वो गवर्नमेंट बनी जिसमें कि सभी रेस के लोग, ब्लैक रेस के लोग, कलर्ड पीपल और वाइट रेस के लोग भी इंक्लूडेड थे। क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डिड दिस कम अबाउट, ऐसा कैसे हुआ। हम लोग फिर नेल्सन मंडेला के स्पीच का पार्ट जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नेल्सन मंडेला, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका। और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन के समय जब साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ तो उस समय इन्होंने जो हिस्टोरिकल स्पीच दिया था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other। जो हिस्टोरिकल एनिमीज थे वो एक दूसरे से पीसफुली नेगोशिएट कर पाए और उस नेगोशिएशन के कारण ही साउथ अफ्रीका में जो एपार्टाइड गवर्नमेंट थी खत्म हुई और साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बना। ये ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जो हम लोग थे वो एक दूसरे के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि साउथ अफ्रीकन में ये जो क्वालिटी है कि हर इंसान में अच्छाई होती है, तो उनका जो विश्वास अच्छाई को लेकर के है वो उनका विश्वास कभी खत्म ना हो। और यही जो ह्यूमन बीइंग्स में अच्छाई का विश्वास, यही डेमोक्रेसी का जो है कॉर्नरस्टोन है, यही डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ, साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बना, इसके बाद जो ब्लैक रेस के लीडर्स थे उन्होंने अपने फेलो ब्लैक से, अपने रेस के दूसरे लोगों से कहा कि वो वाइट रेस के लोगों को उनकी एट्रोसिटीज के लिए, पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी जुल्म किए हैं ब्लैक रेस के लोगों पर, उन अत्याचारों के लिए वाइट रेस के लोगों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर के एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे जो कि इक्वालिटी पर बेस्ड होगा, जिसमें सारे रेस के लोग इक्वालिटी के बेसिस पे रहेंगे, जिसमें मेन और वुमेन दोनों ही जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी, सोशल जस्टिस होगा, ह्यूमन राइट्स भी होंगे। वो पार्टी जिसने अभी तक साउथ अफ्रीका पर ऑपरेशन के थ्रू रूल किया था, साउथ अफ्रीका में ब्रूटल किलिंग्स की थी, और वो पार्टी जिसने साउथ अफ्रीका के फ्रीडम स्ट्रगल को लीडरशिप प्रोवाइड किया था, दोनों ही लोगों ने मिलकर के साउथ अफ्रीका के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। 2 साल के डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। ये जो साउथ अफ्रीका का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसमें साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स को एक्सटेंसिव फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ऐसे राइट्स जो कि और किसी कंट्री के सिटीजन्स को अभी तक नहीं मिले थे। सभी रेस के लोगों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजने के लिए किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, किसी को भी डेमन की तरह, किसी को भी राक्षस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, चाहे पास्ट में उन्होंने कुछ भी क्यों ना किया हो।
उनमें बीच में एग्रीमेंट हुआ कि सभी लोग सॉल्यूशन का पार्ट बन सकेंगे। और इस तरह से जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेट्स थे उनको इंस्पायर करता है, उन लोगों को इंस्पायर करता है हु आर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन देयर एरिया। और वो स्टेट, वो कंट्री जिसको 1994 तक पूरी दुनिया ने पब्लिकली सबसे अनडेमोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर किया था, रेशिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया था, 1994 के बाद ये पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का मॉडल बन गया। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ये इसीलिए पॉसिबल हुआ कि जो साउथ अफ्रीका के लोगों का डिटर्मिनेशन है कि वो सब मिलकर के इकट्ठे काम करेंगे, अपने जो पास्ट के बिटर एक्सपीरियंसेस को वो भूल जाएंगे और सब मिलकर के साउथ अफ्रीका को एक रेनबो नेशन के रूप में जो है आगे बढ़ाएंगे। कहने का मतलब कि साउथ अफ्रीका रेनबो नेशन, जिस तरह से रेनबो में सारे कलर्स होते हैं, इसी तरह से साउथ अफ्रीका में जो है डिफरेंट रेसेस के लोग हैं, मल्टी रेशियल लोग हैं और वो डिफरेंट कलर्स को सिंबलाइज करते हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हुए नेल्सन मंडेला ने जो कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। ऑन द वन हैंड it is the solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। तो नेल्सन मंडेला कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये पास्ट और फ्यूचर दोनों की ही बात करता है। एक तरह से जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक बहुत ही सीरियस पैक्ट है जिसमें साउथ अफ्रीका के लोग डिक्लेयर करते हैं कि हम कभी भी जो पास्ट में जो भी इनजस्टिस हुआ है, जो भी अत्याचार हुआ है, एक रेस ने दूसरे रेस के लोगों पे किया है, हम उस चीज को फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वो चार्टर भी है, ये वो रिटन लॉ भी है जो कि हमारी कंट्री को ट्रांसफॉर्म करता है। किस चीज में ट्रांसफॉर्म करता है? एक ऐसे देश के रूप में जिसमें हर रेस के लोग, डिफरेंट सोशल कैटेगरी के लोग इक्वालिटी के बेसिस पे रहते हैं। 2.2 Why do we need a constitution? The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitutions do. South African example ये चीज समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशंस करते क्या हैं। साउथ अफ्रीका में जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना तो वहां पर जो ऑप्रेसर थे और जो ऑप्रेस्ड थे, मतलब जिन्होंने अत्याचार किया था, अभी तक जुल्म किया था, और वो लोग जिन पर जुल्म हुआ था वो अब इस नए डेमोक्रेटिक कंट्री में साथ में रहने की प्लानिंग कर रहे थे। ये उनके लिए आसान नहीं था कि वो एक दूसरे पर विश्वास कर सके। उनके अपने अपने फियर थे, उनके अपने अपने डर थे और वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहते थे, वो अपने हितों को सुरक्षित करना चाहते थे। जो ब्लैक मेजॉरिटी थी वो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजॉरिटी रूल का, उसको इंश्योर करना चाहती थी कि उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। इसके अलावा दे वांटेड अ लार्ज सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स फॉर द ब्लैक रेस पीपल। तो ब्लैक रेस के लोग चाहते थे कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, रूल ऑफ मेजॉरिटी, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ब्लैक रेस के लोगों को
कई सारे या बहुत सारे सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स मिलने चाहिए, जबकि वाइट रेस के लोग जो थे वो अपने प्रिविलेजेस को, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और दोनों ही पार्टीज के बीच में काफी लंबी बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों ही पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, समझौता हुआ। जो वाइट रेस था उन्होंने मेजॉरिटी रूल के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया। उन्होंने 1% 1 वोट जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसको भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया कि जो पुअर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको बेसिक राइट्स मिलेंगे। इसके बदले ब्लैक रेस के लोग, उन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटी रूल ये कंप्लीट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलकर के काम करेगी और मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी, जो वाइट माइनॉरिटी है, उनकी प्रॉपर्टी उनसे नहीं लेगी। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज इजी नहीं था, बहुत आसान नहीं था। इस कॉम्प्रोमाइज, इस समझौते को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए? अगर वो किसी भी तरह एक दूसरे पर ट्रस्ट कर भी लें तो इसकी क्या गारंटी है कि उस ट्रस्ट को फ्यूचर में ब्रेक नहीं किया जाएगा? तो एक ही तरीका था एक दूसरे पर जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड करने का, उसको स्ट्रॉन्ग करने का, कि इस सिचुएशन में जो गेम है उसके बेसिक रूल्स को लिख लिए जाएं और हर पार्टी उन रूल्स को फॉलो करे। इन रूल्स में ये बताया जाएगा कि फ्यूचर में रूलर्स कैसे इलेक्ट किए जाएंगे या फ्यूचर में रूलर्स को कैसे चूज किया जाएगा। ये रूल्स ये भी बताएंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट के पावर्स क्या होंगे, वो क्या कर सकेंगे, वो क्या नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा इन रूल्स में सिटीजन्स के राइट्स को भी डिसाइड किया जाएगा। ये जो रूल्स हैं, उन रूल्स को जो विनिंग पार्टी है या जो रूलर्स हैं फ्यूचर में वो आसानी से चेंज ना कर पाए, इस चीज को भी इंश्योर किया गया। जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो कुछ बेसिक रूल्स पर एग्री हुए। वो इस चीज पर भी एग्री हुए कि ये जो रूल्स हैं वो सुप्रीम होंगे, कोई भी गवर्नमेंट इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर पाएगी। इस तरह से जो बेसिक रूल्स जिस पे एग्रीमेंट हुआ, उन बेसिक रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and blacks in South Africa, but all over the world people have differences of opinion and differences of interest. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to government. Any association needs to have its own constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना साउथ अफ्रीका के लिए ही एक यूनिक नहीं था कि साउथ अफ्रीका ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हर कंट्री में सोशल डाइवर्सिटी होती है, लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। बेशक उनके डिफरेंसेस उतने बुरे नहीं होते जितने बुरे साउथ अफ्रीका में ब्लैक रेस और वाइट रेस के लोगों के बीच में थे। लेकिन पूरी दुनिया में लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट। और इसीलिए कोई भी कंट्री, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, ज्यादातर जो देश है दुनिया के, उन्हें बेसिक रूल्स की जरूरत पड़ती है। और बेसिक रूल्स की जरूरत सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही नहीं पड़ती, किसी भी एसोसिएशन को इन बेसिक रूल्स की अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। चाहे वो आपके एरिया का क्लब हो, कोई भी कोऑपरेटिव हो या कोई और जो ग्रुप हो। फॉर एग्जाम्पल स्कूल को भी प्रॉपर रन करने के लिए बेसिक रूल्स की, स्कूल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है।
बेहतर हम समझ सकते हैं कि स्कूल के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे स्कूल का टाइम क्या होगा, व्हेन द स्कूल गेट स्टार्ट, इंटरवल कब होगा, कितने पीरियड्स होंगे, फर्स्ट पीरियड में कौन आएगा, सेकंड पीरियड में कौन आएगा, स्कूल का यूनिफॉर्म क्या होगा, स्कूल में एग्जाम्स कब होंगे, प्रमोशन रूल्स क्या होंगे। इसके अलावा ये भी डिसाइड होता है फीस कितनी होगी। तो ये जो रूल्स हैं, बेसिक रूल्स जो कि स्कूल के स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, वो स्कूल के कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसी तरह से कंट्री के, ना सिर्फ कंट्री के, डिफरेंट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो इस तरह से किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो उस कंट्री के रिटन रूल्स हैं जो कि उन सब लोगों को एक्सेप्टेड होते हैं जो कि उस कंट्री में रहते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है जो कि किसी भी टेरिटरी में रहने वाले लोगों के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। ये ना सिर्फ लोगों के बीच में रिलेशन को बताता है, बल्कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में क्या रिलेशन है ये भी शो करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इट डिस्क्राइब्स मेनी थिंग्स। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कई चीजें डिस्क्राइब करता है, जैसे इट गारंटीज a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। ये लोगों के बीच में विश्वास को जगाता है, सहयोग की भावना को जगाता है, जो कि विश्वास और सहयोग बहुत जरूरी है जब अलग अलग तरह के लोग साथ में मिलकर रहते हैं। दूसरा, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, और ये भी बताता है कि गवर्नमेंट के पावर्स क्या होंगे, वो कौन से डिसीजंस ले सकेगी। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये भी बताता है कि गवर्नमेंट के लिमिट्स क्या होंगे, और इसमें सिटीजन्स के राइट्स भी मेंशन होते हैं। एंड लास्ट वन, इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। लोगों के एस्पिरेशंस क्या हैं अच्छे सोसाइटी को लेकर के। तो इस तरह से हर कंट्री जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, लेकिन ये जरूरी है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अमेरिका ने जब इंडिपेंडेंस अचीव किया आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन, जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर्म हुआ, तो अमेरिकन जो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी फ्रांस के लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसके बाद से ये एक प्रथा बन गई कि सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी कंट्री जब डेमोक्रेटिक बनता था तो उसने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखना शुरू किया या अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।